नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 71 से 75 व आकलन 13 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 70 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे हल कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 71। 71 जो कार्यपत्रक है इसमें संवेदनशील मुद्दों को पढ़ना है, उसे समझना है और अपने अनुभवों के आधार पर उसे हल करना है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। क्या है? सरिस्का से दौसा पहुंच गया टाइगर। टाइगर कहते हैं आपके बाघ को। बाघ है वो कहाँ से? सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वहाँ से दौसा पहुंच गया है। अफसरों को पता नहीं चला। अफसरों को तो पता नहीं चला। ये खबर कहाँ की है? अलवर के टहला नामक क्षेत्र की है। सरिस्का अभ्यारण्य से निकलकर एक बाघ करीब 30 किलोमीटर दूर दौसा के रतनपुरा तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि 5 करोड़ के थर्मल पेसिंग कैमरों, वन विभाग की निगरानी टीम, मॉनिटरिंग कंपनी और अधिकारियों को इसका पता ही नहीं चला। रतनपुरा निवासी ने रेंजर को सूचना दी तो सरिस्का से आनन फानन में टीमें मौके पर भेजी गई। वहाँ बाघ के पग मारक है वो मिले। पग मारक किसे कहते हैं? पैरों के चिन्ह हैं वो मिले। पैरों के चिन्ह हैं, निशान हैं वो मिले, चिन्ह मिले। बाघ कौन सा है यह देर रात तक वन अधिकारियों को पता नहीं चला। ये कुछ इस प्रकार अखबार में जो समाचार आए हैं उसकी कटिंग है। अब उससे संबंधित प्रश्नों को आप हल करोगे। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि टाइगर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। समाचारों के अनुसार आपको बताना है। आपने अभी समाचार पढ़े, उनके अनुसार बताओ कि टाइगर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो आपको बताना है ये सरिस्का से दौसा पहुँच गया। कहाँ से? सरिस्का से दौसा। अगला है टाइगर के पहुँचने का पता किसे नहीं चल पाया। तो अफसरों को टाइगरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सरिस्का जाना जाता है किसके लिए? अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। ये शब्द शुद्धिकरण में आपसे पूछा जाएगा। अभ्यारण्य तो अभ्यारण्य ऐसे ही लिखते, भय पूरा होता है अभ्यारण्य। आगे प्रश्न देखोगे, गए टाइगर की सूचना किसके द्वारा दी गई? तो टाइगर की जो सूचना है वो रतनपुरा का ही कोई निवासी था उसके द्वारा दी गई थी। अगला, क्या टाइगर सरिस्का वापस आया होगा? यदि हाँ तो कैसे? सोचकर बताओ। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइगर वापस तो वहाँ आया होगा। वन विभाग की टीम है वो बाघ को क्या करिए? बेहोश किया होगा, फिर उसे पिंजरे में पकड़कर लाई होगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ये समाचार कहाँ का था? अलवर का था। कहाँ का था? अलवर का समाचार था। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। जय को, आप अपने विद्यालय की बाल सभा का समाचार बनाइए। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनादरा सिरोही के विद्यालय में आज दिनांक 12/1/2025 को शनिवार ये बाल सभा का आयोजन हुआ। सभी विद्यार्थियों ने जोर शोर से भाग लिया। ये इस प्रकार समाचार बनाना था। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 72। सुनी या पढ़ी विषय वस्तु पर अपने स्वतंत्र विचार रखने हैं। सबसे पहले प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हम अक्सर कार्य को टालते रहते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? कार्य को टालने या समय से न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं? आइए सोचिए, लिखिए। अब बताओ कार्य को टालने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। कार्य को आप टालते हो तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण तो है आलस्य के कारण आप कार्य को टाल देते हो। दूसरा कारण है कार्य करने में रुचि का न होना। आपकी रुचि नहीं होती काम करने के प्रति तो आप उस कार्य को टाल देते हो। तीसरा है समय का सदुपयोग न होना या अभाव होना। चौथा है कार्य के बारे में जानकारी ना होना। पांचवा है अन्य कार्यों की अधिकता होना। तो ये सब कारण होते हैं काम टालने के। अब काम टालोगे तो उससे हानियां भी होगी आपको। तो कौन कौन सी हानि होती है कार्य टालने से? कार्य को टालने से कार्य का समय पर न होना, पहला यानी ये होती है। लक्ष्य प्राप्ति में विफलता मिलना। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हो वो लक्ष्य आप हासिल नहीं कर सकते हो। तीसरा, दूसरों की नज़रों में आप आलसी कहलाओगे। भाई ये तो आलसी व्यक्ति है, इसको तो क्या पूछना है, इस तरीके से। चौथा, आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा। पांचवा, फालतू में समय का निकल जाना। समय यूं ही व्यर्थ चला जाता है, इसलिए समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। आपको कहीं ना कहीं समय का सदुपयोग करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 73 की तरफ। इसमें आप देखोगे तो विभिन्न घटनाओं, संदर्भों, अवसरों को अपने शब्दों में लिखना है।
सबसे पहले देख लेते हैं कि अपनी पाठ्यपुस्तक में बदलू काका की कहानी है, वो आपने पढ़ी होगी। इस तरह आप अपने गांव शहर के किसी परिचित कारीगर पर एक छोटी कहानी बनाकर अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है कारीगर के ऊपर, वो अपन एक बार वाचन कर देते हैं। उसका वाचन करेंगे, फिर आपको ये कहानी सही ढंग से लिख लेनी है अपनी कॉपी के अंदर। तो शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है, एक सेठ के यहाँ एक कारीगर मकान बनाने का काम करता था। समय के साथ जब कारीगर बुढ़ा हुआ तो कारीगर ने सेठ से कहा कि अब मैं अपने काम से रिटायर होना चाहता हूँ। सेठ ने कुछ सोचा और कारीगर से कहा कि चलो तो फिर जाते जाते एक मकान और बना दो। तो कारीगर ने ऊपरी मन से एक और मकान बनाने के लिए हाँ कर दी। अब कारीगर मकान तो बना रहा था, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लग रहा था। सोच रहा था कि सेठ के यहाँ इतने साल काम किया तो भी जाते जाते कुछ देने के बदले मुझसे काम करवा रहा है। इसी सोच से काम करने के कारण घर भी सही से नहीं बना पा रहा था। आखिरकार उसने घर बनाया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बना जितना वो पहले बनाता था। काम पूरा करके सेठ के पास गया। सेठ ने पास बुलाया और कहा, तुमने पूरी जिंदगी मेरे लिए बेहतरीन मकान बनाए। मैं तुम्हारे काम से बड़ा खुश हूँ, इसलिए मैं आज तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। तुमने जो घर आखिर में बनवाया है वही मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। इतना कहकर सेठ ने मकान की चाबी अब कारीगर को दे दी। अब कारीगर मन ही मन में पछता रहा है कि मैंने खुद के घर को ही सही नहीं बनाया। इससे शिक्षा यह मिलती है कि दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। बाकी जो नतीजे मिलेंगे वो अपने अच्छे के लिए ही होंगे। इस तरीके से ये कुछ काल्पनिक कहानी है जो मैंने बताई, आपने लिखी होगी। अब बढ़ते हैं कार्यपत्रक 74 की तरफ। व्यवहारिक व्याकरण है, व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है राम धन अवतार। राम धन अवतार तो रामावतार बना है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। कपि धन ईश, कपीस, ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऊपर दो शब्दों को मिलाने से नए शब्द बने हैं, तो इसी प्रकार आप भी दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाइए। धर्म धन अर्थ तो धर्मार्थ बना। सूर धन इंद्र सुरेंद्र बना, तो यहाँ पे दीर्घ संधि है धर्मार्थ में। सूर धन इंद्र सुरेंद्र, यहाँ पर गुण संधि है, गुण संधि। पर धन उपकार परोपकार, यहाँ पर भी गुण संधि है। लघु धन ऊर्जा लघुर्जा, यहाँ पे दीर्घ संधि है। भोजन धन आलय भोजनालय, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। गुरु धन उपदेश गुरुपदेश, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? गुरुपदेश में दीर्घ संधि, यानी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया। यथा धन इष्ट यथेष्ट, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यथेष्ट, गुण संधि हो गई। फिर विद्या धन आलय दीर्घ संधि हो गई। इस प्रकार से आपको संधियों के बारे में भी पता होना चाहिए। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। शुद्ध संधि रूप के आगे सही का निशान लगाना है कि दोनों में से शुद्ध कौन सी है। राजा धन ऋषि है, तो इनका शुद्ध रूप होगा राजर्षि। क्या होगा? राजर्षि। राजा धन ऋषि राजर्षि। ए आग के सामने री आए तो अर हो जाता है। ये गुण संधि का उदाहरण है। फिर मतः धन ऐक्य, तो मतैक्य होता है, और ये है आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण। किसका है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। कवि धन इंद्र कविंद्र, कवि धन इंद्र कविंद्र, तो ये आपका शुद्ध होगा। ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। देव धन आलय देवालय, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार आपको संधियों का भी पता होना चाहिए, कौन सी में कौन सी संधि लगी हुई है। अब अपनी पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार के शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हो छांटें और उन्हें अलग अलग शब्दों में लिखिए। जैसे सबसे पहले आया था संग्रहालय, संग्रहालय को अलग किया तो संग्रह धन आलय। पाठशाला पाठ धन शाला पाठशाला। आगे इसी प्रकार शब्द देखोगे तो भोजनालय है, कार्यालय है, विद्यालय है, देवालय है, विद्यार्थी है, इस प्रकार शब्द हैं। तो भोजनालय में भोजन धनालय, कार्य धनालय, विद्या धनालय, देव धनालय, विद्या धन अर्थी। इसी प्रकार
सूरधनेन्द्र सुरेंद्र, सुधन अच्छ स्वस्थ, सुधन आगत स्वागत, वागधन ईस वागीस, नेधन अन नयन, गय धन इका गायिका। इस तरीके से ये आपको करने थे। कार्यपत्रक नंबर 75 देख लेते हैं। कविता को पढ़ना है और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो, कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते। ये कुछ लाइनें थी। अब इधर जो मैंने हाथ से लिखी है, ये 5 नंबर आपका पीछे प्रश्न आएगा, उसका उत्तर है, जो मैं आगे बता दूंगा। ये 5वें का उत्तर है। तो ऊपर लिखी कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस कविता का उचित रूप से शीर्षक आप देखोगे तो वीरता है। इस कविता का उचित शीर्षक क्या है? वीरता है। विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते? तो सूरमा जो होते हैं, वीर पुरुष जो होते हैं, वो विचलित नहीं होते हैं। विघ्नों को गले लगाते, पंक्ति का भाव क्या है? यानी सूरमा जो लोग होते हैं वो मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं, गले लगाते हैं, वे विचलित न होकर उनको बड़े साहस के साथ उसका मुकाबला करते हैं। आगे 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। जैसे दहलाती, तो दहलाती विपत्ति कायर को दहलाती है। विपत्ति सूरमा विपत्ति का डटकर सामना करते हैं। धीरज वीर पुरुष मुसीबतों में भी धीरज नहीं खोते हैं। क्षण मैं एक क्षण के लिए उससे मिला। इस तरीके से आपको वाक्य प्रयोग करना था। इस भाव की कोई दूसरी कविता का संलग्न कर अपनी अभ्यास पुस्तिका तथा पोर्टफोलियो में लिखिए। तो ये मैंने अभी कहा था, ऊपर मैंने बताई थी, वो कविता लिखनी है। देख लेते हैं वो कविता। ये कुछ इस प्रकार है कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंग है, नई की तरंग है, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुझसे मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। ये कविता 5वें की लिखनी थी। अब आता है इससे संबंधित आकलन नंबर 13। आकलन 13 को देख लेते हैं। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रविवार को तन्मय अपने गांव गया। तन्मय अपनी माँ के साथ टांगे पर बैठकर गया, तभी आंधी आ गई, बूंदें भी गिरने लगी। तन्मय ने पहली बार आंवले के पेड़ और गेहूं के खेत देखे। उसने 5 ऊंट भी देखे। वहाँ एक कुआं भी था। तभी कुएं के पास की झाड़ियों में से एक सांप निकला। सांप को देखकर तन्मय ने डर कर आंखें मूंद ली। सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। अब इस गद्यांश को पढ़ा, इससे संबंधित प्रश्न है, उसको हल करेंगे कि झाड़ी शब्द का बहुवचन बताइए। तो झाड़ी का बहुवचन होता झाड़ियाँ। ये यहाँ चंद्र बिंदु कर दिया, गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत, डी बड़ी कर दिए हो गए। तो झाड़ियाँ होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इन चारों में से शुद्ध वर्तनी है तन्मय। ये वहाँ 5 ऊंट बैठे थे। 5 ऊंट द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। तन्मय अपने माता पिता के साथ पांगे में बैठ गया। रेखांकित पद में समास विग्रह है, माता और पिता। 5वां गद्यांश के अनुसार क्रम से मिलान कीजिए। तो रास्ते में आंधी आ गई, 2 नंबर में मिलेगा। वहाँ एक कुआं भी था, 3 नंबर में मिलेगा। रविवार को तन्मय अपने गांव गया, 1 नंबर में मिलेगा। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। उक्त गद्यांश में से 2 प्रश्न बनाए। पहला प्रश्न है रविवार को तन्मय कहाँ गया। दूसरा प्रश्न बन जाता तन्मय अपने गांव अपनी माँ के साथ किसमें बैठकर गया। आगे जो है 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि आपके द्वारा की गई बस या रेलगाड़ी की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश में मैं अपने नाना के घर बस द्वारा गया। बस में बैठकर बड़ा मज़ा आया। गाने बज रहे थे, बहुत लोग हैं वो बैठे बैठे बातें कर रहे थे। कंडक्टर टिकट बांट रहा था। 8वां है सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंचना चाहता था। उसके साथ आगे क्या हुआ होगा अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तन्मय अपने गांव पहुंचकर अपने परिवार से मिला होगा, अपने दोस्तों से मिलकर बड़ी खुशी हुई होगी। यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो आप किन यातायात साधनों का उपयोग करेंगे। तो लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है तो हमें बस या रेलगाड़ी की यात्रा करनी होगी। इसी के साथ अपनी क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए
तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वर्कबुक से संबंधित कोई भी वीडियो है उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगली क्लास आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।